नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप लोगों के बीच में अगला टेस्ट लेके आ चुका हूँ बिहार दरोगा का। और ये टेस्ट नंबर है 4 नंबर का। आप इससे पहले वाला टेस्ट नहीं दिए हैं, जाके दे दीजिए। यूट्यूब पे ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो सारे टेस्ट 1 to 1 दीजिए। ये जो 50 टेस्ट का सीरीज़ है पूरा कर लेते हैं। मुट्ठी में होगा आपका पूरा सिलेबस, ध्यान से देखिएगा। चूँकि यहाँ पे मैं एक बार पुनः आप लोगों से बताना चाहूँगा, बिहार दरोगा जो प्री एग्ज़ाम है इस बार 2025-26 का सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है। प्री एग्ज़ाम पीटी एग्ज़ाम आप लोगों का। कारण ये है कि फॉर्म ज़्यादा बढ़ाया है और इस एग्ज़ाम को क्लियर वही लोग कर सकते हैं जिनका बाकी सेक्शन पे तो पकड़ होना ही चाहिए, लेकिन करंट अफेयर्स पे बहुत अच्छा से पकड़ होना चाहिए। और यही कारण है जो आपको मैं मॉक टेस्ट करवाता हूँ, तो करंट अफेयर्स वही क्वेश्चन दिया जा रहा है जो एग्ज़ाम में आया है और आने वाला है। ठीक है, अभी 2025 के जो एग्ज़ाम में प्रश्न आया है वो भी क्वेश्चन शामिल रहता है और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है वो भी देता है। और यही कारण होता है कि टेस्ट से, मॉक टेस्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको 50+ क्वेश्चन डायरेक्टली दिखता है आपके पेपर में, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। मैं क्वेश्चन को कर लेता हूँ जूम, और पहले करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन को रट लीजिएगा सभी। अभी जो मैं करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स हो चाहे बाकी सेक्शन हो, टू दी पॉइंट आपको पेपर में दिखेगा यहाँ से। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। सभी लोग टेलीग्राम जाके ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी इस टेस्ट का पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए इजीली। टोटल 50 टेस्ट चाहिए, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कर रहा है कि कितने नंबर का 8वें अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन 2025 का विषय क्या था। अब यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। तो इससे भाई इसका इस बार का जो विषय था, है ना, इस बार का जो थीम था, एक सूर्य, एक विश्व और एक ग्रिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ साझेदारी में कब से कब तक, तो ये 27 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर, है ना, 30 अक्टूबर फ्रेंड्स यहाँ पे है, 30 अक्टूबर 2025 तक। कहाँ पे, तो ये भी स्थान भी ध्यान रखना है आपको, नई दिल्ली, है ना। नई दिल्ली स्थित जो है भारत मंडपम में ISA असेंबली के जो है कितने, तो 8वें सत्र की मेजबानी की। और इस असेंबली का उद्घाटन भी किया गया किसके द्वारा, तो हमारे जो राष्ट्रपति है, आप सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू। ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं किसके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया, तो राष्ट्रपति द्रौपदी जो है मुर्मू के द्वारा जो है किया गया। और यहाँ पे चर्चा किया गया है समावेशी और सतत विकास पर बल दिया गया। आपसे एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जा सकता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का ISA का जो है मुख्यालय कहाँ है भाई, है ना, इसका मुख्यालय पूछा जाए तो मुख्यालय ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इसका जो मुख्यालय है, मुख्यालय जो है इसका तो गुरुग्राम है ना, आप सबको पता होना चाहिए, गुरुग्राम। चलिए बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अच्छा, कुछ फ्रेंड्स बोलते हैं सर ये PDF दे दीजिए। भाई मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि ऑलरेडी ये क्या कहते हैं, उस पर टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूँ। और सभी लोग आप क्या करो, इसे प्रिंट आउट करवा लो। देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन जो दिया गया है ना, डिटेल में कहीं नहीं मिलेगा। करंट अफेयर्स का देख सकते हो, जो भी क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर्स हो चाहे बाकी सेक्शन हो, डिटेल एनालिसिस के साथ आपको सारी चीज़ें मिल रहा है, आपको देख सकते हैं। तो भाई ये प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। और दावा करता हूँ, और क्वेश्चन जो आता है यहीं से, इसी कारण से, है ना, बहुत मेहनत किया गया आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही, क्या नाम है, एक नदी का नाम कुनार नदी किन 2 देशों से होकर जो है ये नदी बहती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, अभी न्यूज़ में था। बिल्कुल, जो लोग बी टिक कर रहे हैं सही है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, है ना, के बीच में है। अच्छा, यहाँ से प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, चूंकि अभी ये न्यूज़ में था। तो देखो, भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच साझा कुनार नदी पर एक बांध बनाने के लिए अफगानिस्तान को समर्थन दिया।
इसलिए ये अभी न्यूज़ में है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो नदी है कुनार नदी, भारत और मैं भारत बोल रहा हूँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। तो बिल्कुल जो लोग आंसर टिक करेंगे लखनऊ, बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, लखनऊ, लखनऊ ही राइट आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन एक दो और बन सकता है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, चूंकि अभी क्या किया है यूनेस्को ने, कहाँ पे, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में अपने कितने नंबर का, तो 43वें, कितने, तो 43वें महाधिवेशन में लखनऊ को क्या किया, तो रचनात्मक पाक कला है ना का शहर घोषित किया। तो इसके पहले जो है ना हैदराबाद किया था। तो हैदराबाद के बाद अब लखनऊ यह उपाधि पाने वाला भारत का दूसरा शहर बन गया, ठीक है। बस इतना सा ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी और डिटेल मैं एक्सप्लेनेशन जो दिया हूँ उसमें मेंशन कर दिया हूँ, तो प्रिंट आउट करवा लेना। चलो अगला प्रश्न है, देखिए बहुत सारे फ्रेंड्स का ये है कि सर हम आपका जो टेस्ट है 50 टेस्ट, ये कैसे ज्वाइन करें। देखो भाई, ऑलरेडी इसका फ़ी मात्र 399 कर दिया गया है, और इसमें 50 फुल लेंथ टेस्ट है, 50 है भाई, ठीक है। और क्वेश्चन का लेवल आप लोग देख ही रहे हैं, एक्सप्लेनेशन देख ही रहे हैं, सारी चीज़ें आपको जो दिया जा रहा है। और पर टेस्ट आप देखोगे तो लगभग 8 रुपया पर टेस्ट पड़ रहा है ना। तो आपके लिए सर्वोत्तम है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं इस टेस्ट को, ये जो आपको नंबर दिख रहा होगा 7319924130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। हालांकि कॉल करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आप क्या करना, इसी जो नंबर पे 7319924130 पे पेमेंट करके भेजिएगा, है ना। नंबर यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं यहाँ पे, यही नंबर है पेमेंट का। और उसका स्क्रीनशॉट भी इसी नंबर पे भेजिएगा करके, व्हाट्सअप नंबर भी यही है। उसके बाद आपको जो टेस्ट वाले बैच है उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और आराम से सारे टेस्ट को दे सकते हैं, उसका प्रिंट आउट करवा के मल्टीपल टाइम रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक जो है ना बिहार दरोगा, चूँकि इस बार सबसे ज़्यादा टफ होने वाला है, तो हम आपके लिए यहाँ पे 200 टॉपिक कवर करवा रहा हूँ। और ये जो टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ इसमें शॉर्ट नोट्स मिल रहा है आपको, 10 से 12 पेज का होता है। और बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और बिहार के तमाम एग्जाम का टॉपिक वाइज PYQs करवा रहा हूँ इस सीरीज़ में। ये यूट्यूब पे भी वीडियो कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो अभी मैं इन्वायरमेंट प्लस इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट करवा दिया हूँ, नहीं वो वीडियो देखे तो जाके देख लीजिएगा। तो जो लोग इस बैच में भी आना चाहते हो, यहाँ पे सिर्फ 599 में ये कंप्लीट बैच, कहीं पे भी पढ़े हो ना, ये आपको एक सप्ताह में आप में निखार आ जाएगा। ये जो सीरीज कर लोगे ना, उसके बाद टेस्ट लगाना, फिर आप देखिएगा आपका क्या लेवल है। तो ये है ना, शॉर्ट नोट्स जो है इसका मतलब ही होता है कि भाई बुक पढ़ने का ना लास्ट टाइम में आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होता है बुक पढ़ने में, तो ये सीरीज आपके लिए सर्वोत्तम हो जाता है। 10 से 12 पेज पढ़ के और पूरा सेक्शन को, मान लो कि मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे हो या बायो कंप्लीट कर रहे हो, तो ये 10 से 15 पेज को पढ़ के पूरा बायो का सारे फैक्ट्स जो है आपके माइंड में सेट हो जाता है। और इसी तरीके से ये सीरीज भी डिज़ाइन किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि PYQs भी आपको टॉपिक वाइज करवाया जा रहा है, ठीक है। तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको अभी करना चाहिए कहीं भी पढ़े हो तो। और डेली एक टेस्ट तो लगाना ही है, ये मैं आपको बोल ही दिया हूँ। चलिए बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे भाई। अगला प्रश्न ये है आपके सामने, प्रश्न है परवेग जो है डायनेमिक्स द्वारा विकसित भारत का पहले रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, तो परवेग डायनेमिक्स के द्वारा। और ये पहले है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कह रहा है कि पहले रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन का नाम क्या है। फ्रेंड्स इतना महत्वपूर्ण है, इससे रट लीजिए, लगातार न्यूज़ में था और प्रबल संभावना है आने का। बिल्कुल जो लोग बीर टिक कर रहे हैं बिल्कुल सही है ना। देखो ये अक्टूबर 2025 में परवेग डायनेमिक्स जो है प्राइवेट लिमिटेड ने वीर, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रिक है ना टेक्निकल नहीं होगा, ये टैक्टिकल है, टैक्टिकल ऑल टेरेंट व्हीकल है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछा जाए तो ETAT भी कह सकते हैं, का अनावरण किया है ना। और यह भारत का पहला रक्षा इलेक्ट्रिक वाहन है ना है। और ये सैन्य उपयोग के लिए दुनिया के पहले, मैं पुनः कह रहा हूँ, सैन्य उपयोग के लिए दुनिया के पहले
परिचालन जो है इलेक्ट्रिक टैक्टिकल वाहन में से एक है। वीर नाम ध्यान रखना, इसलिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है हथकरघा एवं हस्तशिल्प पर जो है राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया, बताइए। बिल्कुल ये उड़ीसा में किया गया और ये न्यूज़ में था। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, रोहन बोपन्ना जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़े हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, सभी लोग जानते हो इसे। इन्होंने जो है ये टेनिस के खिलाड़ी थे। तो टेनिस के दिग्गज रोहन बोपन्ना ने 45 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की और इन्होंने आखिरी मैच जो खेला था पेरिस में खेला था, पेरिस मास्टर्स 1000 में था। और इन्होंने, आप सबको पता है कि अलेक्जेंडर, ये 2024 में था लास्ट मैच, है ना, ये पूछे जा सकते हैं, तो माइंड में रखिएगा थोड़ा सा। और इसका डिटेल मैं पुनः कर रहा हूँ, जब ये जो दिया हूँ बुकलेट, तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हैं, देख लेना एक बार। किस मंत्रालय ने कर्मचारी नामांकन योजना 2025 शुरू किया, है ना? तो बताओ, अच्छा क्वेश्चन। और बिल्कुल जो लोग यहाँ पे बीटी कर रहे हैं बिल्कुल सही है, श्रम और रोजगार मंत्रालय का भाई ये पहल है, ध्यान रखिएगा। तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने ये काम किया है। तो श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? तो डॉक्टर मनसुख मंडाविया है ना। तो कर्मचारी नामांकन योजना 2025 का शुभारंभ इन्होंने ही किया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है चवांग कुट महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है, बताइए भाई। हाँ, मणिपुर, है ना, पूर्वोत्तर राज्य में होगा। बिल्कुल मणिपुर टिक करिएगा, गलती मत करिएगा भैया, है ना। जो कि ये उत्सव जो ना प्रत्येक साल, है ना, 1 नवंबर को, कब 1 नवंबर को जो है मनाया जाता है। तो इस साल भी 1 नवंबर को मनाया गया है। तो आपको एक ऐसा नवंबर का भी क्वेश्चन आप करवा रहे हैं? हाँ भाई, नवंबर का भी करवा रहा हूँ। अच्छा क्वेश्चन, इसलिए मैं कह रहा हूँ सबसे सर्वोत्तम ये सीरीज है। अगला प्रश्न है रामदरस, इसका नाम ही है रामदरस मिश्रा, माफी चाहता हूँ, रामदरस मिश्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस क्षेत्र से जुड़े हैं? तो ये साहित्य के क्षेत्र से जुड़े थे, आप सबको पता है। देखो, प्रसिद्ध हिंदी कवि, लेखक और शिक्षाविद, ये तीनों थे। तो जाहिर सी बात है साहित्य के क्षेत्र से जुड़े थे। तो है ना, रामदरस मिश्रा का जो है कब इसका निधन हुआ है? तो हालांकि डेट पूछता नहीं, मैं आपको बता ही देता हूँ भाई। इनका जो निधन हो गया है 31 अक्टूबर 2025 में हुआ है ना। और नई दिल्ली में निधन इनका हुआ है और 101 वर्ष के ये थे। तो आप समझ ही रहे, है ना। आगे बढ़ जाते। कौन सा राज्य एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवाएं शुरू करने वाला भारत का ये पहला राज्य बन गया है? पहला है ना, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मतलब है ना, तो एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा, ये दोनों ध्यान रखना। बिल्कुल जो लोग यहाँ पे एमपी टिक कर रहे हैं, आप सही जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने ऐसा किया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे है ना 1 नवंबर 2025 को मध्य प्रदेश के जो है ना, कितने नंबर का, तो 70 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया ना, 70वें स्थापना दिवस पर जो है। और मध्य प्रदेश के जो सीएम है, मुख्यमंत्री है, कौन है? तो डॉक्टर है ना मोहन यादव है। तो डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री श्री हवाई अड्डा पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया। बहुत पूछता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा देश तंबाकू के उपयोग पर विधिगत प्रतिबंध लागू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? पहला है इसलिए महत्वपूर्ण है। हाँ, ये काम मालदीव ने जो है किया है, ध्यान रखिएगा। और ये 1 नवंबर को ही ये निर्णय लिया। अगला प्रश्न आपके सामने, एशियाई युवा खेल 2025 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? एशियाई युवा खेल, ये शब्द को पकड़िएगा फ्रेंड्स, कहाँ पे? हाँ बिल्कुल, बहरीन हो जाएगा। बहरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 का राइट आंसर। आइए थोड़ा सा समझ लेते हैं, बहरीन इसका राइट आंसर होगा, है ना। तो भारत ने बहरीन के एक जगह है मनामा ये जगह है में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेल में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, और जिसमें भारत कितने पदक जीत लिया? तो आप कहेंगे सर इसमें भारत 48 पदक जीत लिया है, ठीक है। जिसमें स्वर्ण कितना है 48 में, रजत कितना है ना, कितने लोग बता सकते हो, और कांस्य कितना है? तो देखो भाई 13 स्वर्ण पदक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 48 जीता है, ध्यान रखिएगा। तो भारत का जो प्रदर्शन रहा है सर्वश्रेष्ठ रहा है, तो 13 स्वर्ण पदक जीता है भाई भारत,
उसके बाद आप देखोगे तो 18 रजत जीता है, रजत है ना, और 17 जो है यहाँ पे कांस्य पदक जीता है। ठीक है, तो ये भारत का क्या है भाई, परफॉर्मेंस है इस बार का इस खेल में। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि कटकारी जनजाति लगातार न्यूज में अभी था, तो कह रहा है कि किन राज्य में पाई जाती है, बताइए। बिल्कुल, ये आपको अगर इंडिया का मैप देखिएगा ना, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, तो ये कटकारी जनजाति है ना, ये गुजरात वाला क्षेत्र और महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र देखेंगे ना, इस क्षेत्र में ये जनजाति पाया जाता है। तो गलती मत करिएगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ जाते हैं। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा। तो महाराष्ट्र और गुजरात इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। हाल ही में टाइफून काल मेगी है, ये टाइफून हाल ही में टाइफून काल मेगी ने किस देश में दस्तक दी है, कितने लोग बताएंगे। बिल्कुल फिलीपींस में, पिछले बार भी ये न्यूज में था, इस बार भी है। तो टाइफून काल मेगी ने हाल ही में मध्य फिलीपींस में जो है दस्तक दी। और आप सबको पता है कि टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं जो पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनते हैं। कहाँ पे, पश्चिमी प्रशांत महासागर में बनते हैं। और यह जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म उष्णकटिबंधीय सागरों में विकसित होने वाला एक घूमता हुआ जो है ना तूफान तंत्र है, जिसकी गति का आकार है ना, आपको मैं बता दूं, जिसकी गति हो गया, आकार हो गया, तीव्रता अलग अलग होती है। और इन तूफानों को दुनिया भर में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो टाइफून ध्यान रखना कहाँ पे, तो फिलीपींस में दस्तक दी है। अगला प्रश्न है, विश्व सुनामी जो है जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक साल कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स ये 5 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस साल भी विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को जो है मनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पे 5 नवंबर को जो मनाया गया था, 2025 का जो है थीम क्या था, ये पूछे जा सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो इस बार का जो थीम है फ्रेंड्स, सुनामी के लिए तैयार रहें। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनामी के लिए तैयार रहे, इस बार का 2025 का थीम है। तो सुनामी के लिए तैयार रहें, सुनामी की तैयारी में निवेश करें, ये दोनों, सुनामी के लिए तैयार रहें और सुनामी के जो है निवेश में, सुनामी की तैयारी में, सुनामी की तैयारी में निवेश करें, निवेश करें। देखो ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, यही इस बार का थीम है। और आप सबको पता है कि यह सुनामी के प्रभाव को कम करने के लिए सामुदायिक लचीलापन, बुनियादी ढांचे में निवेश और शिक्षा पर केंद्रित है। ये शब्द भी आपको दिख रहा होगा, तो इसलिए अच्छा है, माइंड में रखिएगा। अगला प्रश्न है, कानून के नियम सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर। तो भैया भारत का इस बार का स्थान है 86 नंबर का। ठीक है, पहला स्थान किसका है भैया, तो पहला स्थान है डेनमार्क का। किसका, डेनमार्क का। और भारत का स्थान है 86 नंबर का। यूएसए का जो है ये पूछा, हालांकि ज़्यादा नहीं है, तो ये 27वां है। पाकिस्तान का इसमें स्थान है भाई 130वां। तो ये कुछ बेसिक बात है, लेकिन आपको पहला और भारत का कंडीशन याद रखना है ना। कानून के नियम सूचकांक 2025। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये भी थोड़ा सा न्यूज़ में था। क्वेश्चन है, पंपादूम 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो ये भैया केरल में है, ध्यान रखना। अगला है, हाल ही में किस राज्य में विजयनगर युग के कितने, तो 103 छिद्रित सोने के सिक्के मिले हैं, है ना, खोजे गए हैं। तो ये कहाँ पे, तमिलनाडु में, ध्यान रखना। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे तो रट लीजिएगा। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र ना किस राज्य में स्थापित है। तो बिल्कुल जो लोग उड़ीसा टिक कर रहे हैं, उड़ीसा में ही भाई ये स्थापित है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के रिपोर्ट के अनुसार, अब देखो कौन से शहर में, तो 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में है ना, शहरों में किस भारतीय शहर को ना सबसे गंदा माना गया है भाई। देखो सबसे दूषित कौन सा शहर है, ये पूछा गया है। बिल्कुल मदुरै राइट आंसर हो जाएगा, मदुरै। ठीक है, देखो स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 के रैंकिंग में आपको पता है कि ये वायरल होने के बाद मदुरै ने लोगों को ध्यान आकर्षित किया, जिसमें देखा जाए तो भारत के सबसे सबसे गंदे शहरों में इसे रखा गया है। और इसमें ये जो मदुरै है ये तमिलनाडु में है। अगर राज्य का नाम पूछे तो ध्यान रखना, तमिलनाडु में है मदुरै। और पहले नंबर पे कौन है, आप सबको पता है ना,
इंदौर है भाई पहले नंबर पे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पहले नंबर पे कौन है? एमपी में है इंदौर, मध्य प्रदेश में, तो इंदौर है पहले नंबर पे। अगला प्रश्न है नवंबर 2025 में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले, बहुत इंपॉर्टेंट है, किश्तवाड़ जिले में शुरू किए गए प्रमुख आतंकवाद विरोधी अभियान का नाम क्या है? बिल्कुल ऑपरेशन शत्रु है, ठीक है। तो ये कब किया गया? तो भाई 5 नवंबर को, ध्यान रखना 5 नवंबर 2025 को यह अभियान आतंकवाद को मिटाने के लिए कर रहा है, आपको पता ही होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है किस मंत्रालय ने 2025 में भारत एआई, है ना, एआई है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मैं बात कर रहा हूँ, तो कह रहा है कि किस मंत्रालय ने 2025 में भारत एआई गवर्नेंस दिशा निर्देश जारी किए हैं? भाई बता दो। हाँ बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये काम किया है, तो आंसर बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान कौन सा देश है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एआई शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबान देश कौन सा है? तो पहले तो ध्यान रखना भारत है भाई इस बार का मेजबान देश, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है हाल ही में खबरों में रही, क्या नाम है इसका? तो आप देख सकते हैं पेलिड फिश ईगल की जो है ना, बहुत ध्यान में रख लीजिएगा, इसे रट लीजिएगा, मैं बार बार कर रहा हूँ, इसे रट लीजिएगा, बिल्कुल आप स्किप मत करिएगा। ये क्वेश्चन ये फिर 5 स्टार कर लीजिए। तो पेलिड फिश ईगल की देखा जाए तो IUCN स्थिति क्या है इसका, है ना। तो आप सबको पता है इसे जो है किस कैटेगरी में रखा गया है, तो लुप्त प्राय रखा गया है, संकटग्रस्त रखा गया है, ठीक है। तो राज्य वन विभाग और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आप देखेंगे तो हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया है, और कौन से, तो कार्बेट टाइगर रिजर्व में। तो पेलिड फिश ईगल उनकी जो है ये इनके दुर्लभ घोंसले पाए गए हैं, और इसी से ये आपको पता है ये इसे प्लास से ईगल भी कहा जाता है, या बेंड और टेंट फिश ईगल भी कहा जाता है। तो इसे संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया। आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है वन्य जीव सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में नमो वन की आधारशिला कहाँ रखी गई? बताइए। बिल्कुल ये मानेसर हरियाणा में। आपको कहेगा सर हरियाणा में तो वन तो है ही नहीं भाई, लेकिन यहीं पे रखा गया, ध्यान रखना, गलती मत करिएगा। तो मानेसर हरियाणा हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि भूपेंद्र यादव आप सबको पता है केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है, तो ये हरियाणा में 2 से 8 अक्टूबर तक ये वन्यजीव, अच्छा अगर पूछा जाए तो कब से कब तक, ये 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया गया है ना। अच्छा इसका थीम पूछा जाए तो कितने लोग बता सकते हो? इसका थीम था सेवा पर्व है जो प्रकृति के प्रति सेवा और उत्तरदायित्व को बढ़ावा देता है, इस बार का थीम है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। धोनी मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित की गई है? अभी ये भी न्यूज़ में था, बता दो। तो बिल्कुल DRDO के द्वारा किया गया है, तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? डी इज़ द राइट आंसर। चलिए अब बढ़ जाते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन पे। करंट अफेयर्स का इसमें 26 क्वेश्चन था, और वही क्वेश्चन लिया गया है जो प्रबल संभावना है आपके पेपर में आने का। इसका एक्सप्लेनेशन को मल्टीपल टाइम डिवीजन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि भारत के व्यापारिक संबंध सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? तो सबको पता है ना, पुर्तगाल के साथ। आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? मराठा का भैया बता दो। बिल्कुल ताराबाई के पास था, ठीक है। देखो डिटेल में ये सब पढ़ा चुका हूँ। शिवाजी से संबंधित निम्न घटनाओं में से कौन सा जो है क्रम सही है? आइए देख लेते हैं भाई, आपको क्रम में सजाना है शिवाजी से संबंधित। तो पहले क्या हुआ था सर? तो आप कहेंगे पहले यहाँ पे इनका पुरंदर दुर्ग पे इन्होंने विजय प्राप्त किया था, ठीक है। उसके बाद किया था सूरत की पहली लूट, और उसके बाद क्या होगा भाई, तो राज्याभिषेक करवाया, उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण किया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या कर लो? बी कर लीजिए। अगला प्रश्न है अलीनगर की संधि किसके बीच में हुआ था? बहुत पूछता है, बार बार पूछता है। तो बिल्कुल ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में होता है ना। तो आंसर क्या टिक करोगे भाई? ब्रिटिश और सिराजुद्दौला।
किधर है क्वेश्चन, यहाँ पे आंसर क्या होगा, इसका भी बी कर लीजिए टिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था। बिल्कुल ये 1632 का समय है और 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके मुताबिक सिर्फ 500 पेगोडा सालाना कर देने पर उन्हें गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने का अनुमति मिल गया। तो यही सब तो फायदा उठाया का अंग्रेज ने सबका। अगला प्रश्न है, किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा, है ना। तो बिल्कुल चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजों ने मराठा तथा हैदराबाद के निजाम की सहायता से टीपू सुल्तान को हरा दिया। और यह युद्ध कब हुआ था ये भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। 1799 ईस्वी की बात है, वही इसी में लड़ा गया था। और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक हैदर अली का पुत्र था, जिसका जन्म हुआ था 1750 ईस्वी में, है ना। और इसे शेर मैसूर के नाम से जाना जाता था टीपू सुल्तान को। बहुत पूछता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है। देखो नाम आपको दिख रहा होगा और ऐसे प्रश्न पूछता है। बिल्कुल महलबारी व्यवस्था इस तरह राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अल हिलाल नामक अखबार की स्थापना किसने की थी, बताइए। अल हिलाल का बिल्कुल अबुल कलाम आज़ाद। और से अल हिलाल, और से अबुल, ऐसे ध्यान रखिएगा, बहुत पूछता है ना। तो फ्रेंड्स, अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने कब, तो ये 1912 ईस्वी का ही बात है। कहाँ से, तो कोलकाता से ये प्रारंभ किया था। बहुत पूछता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया गया था, भाई बताओ। सॉरी, तो बी हो जाएगा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा। बस्तर आंदोलन बस्तर आंदोलन में जो है किसकी भूमिका प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन बिल्कुल ये गुंडाधुर, है ना, इसका नाम ही है। तो बस्तर आंदोलन में आदिवासी नेता जिसका नाम था गुंडाधुर की भूमिका प्रमुख थी। बस्तर विद्रोह को जो है भूमकाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। और यह आंदोलन जो हुआ था बस्तर, कितने लोग बताइएगा, तो बिल्कुल 1910 ईस्वी में, हाँ 1910 के मध्य भारत में जो है बस्तर की रियासत में ब्रिटिश राज के खिलाफ हुआ था 1910 में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाता है, अगला प्रश्न है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, बताइए भाई। बिल्कुल डी हो जाएगा, ज्योतिबा फुले राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई। बी हो जाएगा 1929 ईस्वी में, ठीक है, ध्यान रखिए। कांग्रेस के जो है किस अधिवेशन में यह संकल्पना पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, बताइए। बिल्कुल आंसर हो जाएगा कौन से अधिवेशन में, कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ, ये कराची अधिवेशन में ऐसा हुआ था भैया, डी आंसर हो जाएगा। बहुत पूछता है क्वेश्चन, माइंड में रखिएगा। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू हुआ, सबको पता है, ये महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। देखो भाई, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रारंभ जो होता है ना, या आरंभ होता है, ये महाराष्ट्र से शुरू होता है ना। तो व्यायाम मंडल, मित्र मेला व अभिनव भारत प्रमुख क्रांतिकारी संस्थाएं थी। और कालांतर में ये आप सबको पता है कि बंगाल इसका प्रधान केंद्र बन गया था, लास्ट में बंगाल बन गया था, लेकिन शुरू महाराष्ट्र से हुआ था, जिसमें बरिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त और युगांतर और संध्या नामक क्रांतिकारी पत्रिकाओं द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रचार प्रसार भी किया गया था उस समय। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, स्वराज पार्टी का। बिल्कुल चित्तरंजन दास, दोनों व्यक्ति का नाम ध्यान रखना, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स देखिए, असहयोग आंदोलन के पश्चात विधान परिषद में भाग लेने के प्रश्न पर जो है, आप सबको पता है ये कहानी, है ना, इसमें विवाद हुआ था। इसके उपरांत 1923 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि भाई परिषद में प्रवेश कर असहयोग के जो है कार्यक्रमों को अपनाना था। तो विधान परिषद में प्रवेश का समर्थन करने वालों को वहाँ पे उस समय जो है परिवर्तनवादी भी कहा गया था, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, जास्कर हिमालय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अंतर्गत है। तो आपने पढ़ा है ना, मैंने अभी तो करवा रहा हूँ, इंडियन ज्योग्राफी का आपको पता होना चाहिए। तो ये जास्कर श्रेणी
ट्रांस हिमालय आपने पढ़ा है, महान हिमालय पढ़ा, ये सब मैं बहुत करीब से पढ़ा हूँ, तो ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है ना। जांच कर सुनिए। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट में पूछ रहा हूँ, ठीक है, तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है भैया, सिक्किम एवं चीन किसके मध्य से जो है एक दूसरे से जुड़े हैं? कौन सा दर्रा? तो भाई जाहिर सी बात है नाथुला दर्रा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बहुत कायदे से आप लोग पढ़े हैं, पश्चिम की ओर कौन कौन सी नदी बहती है? पूरब से आके पश्चिम की ओर बहती है, यहाँ पे ये अरब सागर में गिरती है, बताओ। तो ऑप्शन के हिसाब से बताओ आंसर भैया। तो नर्मदा आप सबको पता ही है भैया, तो नर्मदा राइट आंसर हो जाएगा। देखो नर्मदा नदी अमरकंटक के पास मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है, मैकाल पर्वत श्रृंखला से निकलती है और पश्चिम की ओर बहकर खंभात की खाड़ी में, ये अरब सागर में ही पड़ता है खंभात की खाड़ी यहाँ पे, और यहीं पे आकर जो है अरब सागर में का हिस्सा बन जाती है। अगला प्रश्न है, गोलकुंडा किस राज्य में स्थित है? बड़ी प्रसिद्ध क्वेश्चन है एक समय का। तो आंध्र प्रदेश राज्य में है गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश में स्थित। वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य के हैदराबाद के निकट स्थित है, तो याद ध्यान रखना। गोलकुंडा का प्राचीन किले को वरंगल के हिंदू राजाओं ने बनाया था, वरंगल के हिंदू राजा ने। बाद में यह देवगिरी के जो यादव और वरंगल के काकतीय नरेश जो था उनके अधिकार में आ गया था। तो कई बार यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, ध्यान रखना। दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? दार्जिलिंग, तो देखो भाई यहाँ पे लोग ना असम नहीं है, तो ये पश्चिम बंगाल टिक करना, हमेशा माइंड में रखिएगा। नागार्जुन सागर बांध जिस नदी पर है स्थित वह है? नागार्जुन सागर जैसी बात है कृष्णा नदी पर है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये सब क्वेश्चन बहुत कायदे से मैं करवा चुका हूँ। अगला प्रश्न है, कोयना बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध कितने लोग बता सकते हैं? बिल्कुल ये हो जाएगा, कोयना बांध महाराष्ट्र में है फ्रेंड्स। कोयना बांध महाराष्ट्र का सबसे बड़ा बांध है और यह सातारा जिले के कोयना नगर में स्थित है। कोयना बांध कोयना नदी पर ही बनाया गया है, प्रश्न पूछता है। और ये बांध जो कोयना बांध बनाया गया ना, ये मलबा कंक्रीट से बनाया गया इस बांध को, तो मलबा कंक्रीट बांध के नाम से भी कोयना बांध को जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, भारत में किस नदी का जो है बेसिन क्षेत्र अधिक है? तो किसका होगा भैया? गंगा का होगा, सबको पता है। गंगा का आवास क्षेत्र ज़्यादा है तो नदी बेसिन भी ज़्यादा होगा। निम्नलिखित में से भारत की कौन सी नदी ज्वारनद मुख बनाती है? मतलब कि एस्चुरी सबसे ज़्यादा कौन नदी बनाएगा? तो मैं इसके बारे में फिर से बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, तो कितने लोग इसका आंसर टिक करिएगा आप लोग। बिल्कुल ये ताप्ती और नर्मदा होता है ना, जो नदी क्या करता है भाई, मीठे पानी को लाता है और समुद्र में मिल जाता है यहाँ पे अरब सागर में खारा पानी से, और यहीं पे एस्चुरी ये बनाती है, ठीक है। तो नर्मदा प्लस ताप्ती, ये दोनों नदी बहुत पूछता है, माइंड में रखिएगा, एस्चुरी बनाती है। तो ऑप्शन में कौन सा था? डी ताप्ती था। नर्मदा भी रहता तो नर्मदा भी आंसर होता, तो ताप्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्वारनद मुख निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? देखो वो क्वेश्चन आ गया था, इस बार भी ताप्ती ही है, तो वही ताप्ती आंसर टिक कर लो। ज्वारनद मुख बोले, एस्चुरी बोले, गलती मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति बिल्कुल ये टर्सरी काल में। निम्नलिखित में कौन सा आनुवंशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं भाई? तो मेंडल को कौन नहीं जानता है? तो आनुवंशिक के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के ग्रेगर जो मतलब जोहान मेंडल इसका नाम है, इन्होंने दिया था, तो इसीलिए जेनेटिक्स का फादर ऑफ जेनेटिक्स या फिर आनुवंशिकी का पिता इसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, जेनेटिक्स शब्द के जनक अगर पूछा जाए तो विलियम बेंटिंग हो जाएगा, तो दोनों क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है भैया, ध्यान रखना। अगला है, एलोसोम होते हैं। एलोसोम क्या होते हैं भैया? तो एलोसोम ना लिंग गुणसूत्र है, एलोसोम लिंग गुणसूत्र है। मनुष्य में 23 जोड़ी और संख्या बात करें तो 46 गुणसूत्र होते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री में और पुरुष में समान होता है और अपने अपने समजात होते हैं, इन्हें समजात गुणसूत्र या ऑटोसोम कहते हैं। 23वीं जोड़ी के जो ना गुणसूत्र स्त्रियों और पुरुषों में भिन्न भिन्न होते हैं, जिससे हम लोग विषमजात गुणसूत्र या फिर विषमजात बोले चाहे एलोसोम्स बोले, 23वीं जोड़ी को हम लोग एलोसोम्स ही कहते हैं, या विषमजात या एलोसोम्स। तो देखो एलोसोम्स पूछता, ये लिंग गुणसूत्र होता है और 23वीं जोड़ी। अगला प्रश्न है, जीवों के दिनाम पद्धति को दो घटकों या फिर दो घटक कौन से हैं, ये पूछ रहा है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वंश। और मैंने बोला था बायोलॉजी में डुबा के पढ़ा हूँ, एक तो वंश नाम और दूसरा जाति विशेषण, तो बिल्कुल आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शरीर के या फिर निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र
में जो है केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है? बहुत पूछता है, मतलब कि निम्नलिखित में से किसके शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर जो है मतलब कि ब्लड हृदय में जाता है, ये पूछ रहा है। तो भैया मछली में ऐसा होता है, मछली में, फिश में। मछली में देखा जाए तो एकल चक्रीय परिसंचरण तंत्र होता है ना, एकल चक्र परिसंचरण तंत्र होता है, जिसमें रक्त एक बार हृदय से होकर गुजरता है। और इसका दो पक्ष नहीं, कक्ष होना चाहिए, दो कक्ष अलिंद और निलय वाला होता है। बहुत कायदे से आप लोग पढ़ चुके हैं। आगे बढ़े। दूसरी सबसे बड़ी, पहली नहीं पूछा है, दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन सा है बताइए भैया? तो बिल्कुल पेनक्रियाज हो जाएगा, अग्नाशय हो जाएगा। पहली कौन है भाई? प्रश्न पूछता है फ्रेंड्स। तो पहली लीवर है, पहला जो है लीवर है, और दूसरी सबसे पाचन ग्रंथि लीवर है, और पहला जो है ये कौन है? पहला लीवर है और दूसरा पेनक्रियाज है, अग्नाशय है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है, बताइए? तो परितारिका, जिसे इंग्लिश में एरिस कहते हो, इनके द्वारा। हार्मोन जो रुधिर में, ब्लड में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका स्रावन किया जाता है, कौन से ग्लैंड से होता है? तो बिल्कुल ये अग्नाशय ग्लैंड से होता है ना, अग्नाशय ग्लैंड से। ब्रिटेन की जो है औद्योगिक क्रांति के कितना, तो 1840 के दशक तक निर्यात के प्रमुख वस्तु क्या थी, ये पूछ रहा है। तो ये कपास था, बहुत ध्यान रखना। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम किलर, बहुत पूछता है, कौन सा ग्रह को वैक्यूम किलर के नाम से जानते हैं भाई? तो बिल्कुल हम लोग बृहस्पति को ना, बृहस्पति ग्रह को वो वैक्यूम किलर के नाम से, जुपिटर को वैक्यूम किलर के नाम से जानते हैं। और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, अमोनिया जैसे गैस पाई जाती है, और इसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत शक्तिशाली होता है, जिससे यह सौरमंडल से आने वाले बाहरी उल्कापिंड को अपनी ओर खींच लेता है। अब उल्कापिंड को अपनी तरफ खींच लेगा, तो इसीलिए वैक्यूम क्लीनर के नाम से जाना जाता है बृहस्पति ग्रह को। बस क्लियर। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व में ग्रह की, है ना, पदस्थिति को जो है ना पदावनत ये कर दिया, मतलब कि ग्रह की सूची से हटा दिया है, कौन से साल में? तो 2006 में ऐसा किया है, प्लूटो को हटाया था, पता ही है आप लोगों को। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह बिंदु जहां भूकंप उत्पत्ति होती है क्या कहलाते हैं? तो भाई उसे हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। ज्वालामुखी के मुख को क्या कहते हैं? मुख को कहते हैं, क्या कहते हैं भाई? तो उसे हम लोग क्रेटर कहते हैं, क्रेटर। देखो ज्वालामुखी के मुख को क्रेटर कहते हैं। क्रेटर से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुंच जाता है। बहुत पूछता है भैया, ध्यान रखना। वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है क्या? किसकी आवश्यकता पड़ेगी? तो भूमि की आवश्यकता पड़ेगी ना, बिल्कुल पड़ेगी। और किसका? तो श्रम और भौतिक पूंजी की भी आवश्यकता पड़ेगी। इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा इसका फ्रेंड्स? हो जाएगा सी। आगे बढ़ जाते हैं। नियोजित निवेश, नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य क्या है? अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका मांग की अधिकाई होना चाहिए। देखो किसी अर्थव्यवस्था में नियोजित निवेश के नियोजित बचत से अधिक होने पर जो है ना वस्तु और सेवा की मांग में अधिक बनती है, अधिकता बनती है। और ऐसी स्थिति में नियोजित जो इन्वेस्टरी वांछित स्तर है ये ऊपर उठ जाता है, और परिवार अधिक उपभोग व्यय करते हैं, और जाहिर सी बात इसमें बचत इसमें कम होगा। बेसिक सा क्वेश्चन है। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? विनिर्माण कौन से अर्थव्यवस्था कौन से क्षेत्र में आता है? तो भाई ये द्वितीय क्षेत्र का हिस्सा है। तो अर्थव्यवस्था का वह हिस्सा जिसमें कच्चे माल को तैयार माल में बदल दिया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे रुई से धागा बनाते हो, गन्ने से चीनी बनाते हो, ये कितना कौन सा क्षेत्र है? तो द्वितीय क्षेत्र है। सरकार के स्वामित्व का क्षेत्र कहलाता है। बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। तो बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? सरकार का स्वामित्व। क्योंकि स्वामित्व की दृष्टि से सार्वजनिक क्षेत्र वे क्षेत्र होते हैं, आप सबको पता है, कि जिस पर सरकार का पूरा अधिकार होता है। जैसे रेल हो गया, है ना, डाक सेवा हो गया, सुरक्षा हो गया, ये सरकार के नियंत्रण में आता है। तो आप सबको पता है ये क्या होगा? सार्वजनिक क्षेत्र। अगला प्रश्न है भाई, देश की सीमा में उत्पादित वस्तु और सेवा, है ना, देख सकते हैं, वस्तु और सेवा का कुल मूल्य कहलाता है, हम लोग उसे जीडीपी कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। पृथ्वी का जो है
उपलब्ध सबसे कठोरतम पदार्थ पृथ्वी पर होना चाहिए, कोई बात नहीं, पृथ्वी में उपलब्ध सबसे कठोर पदार्थ है, तो बिल्कुल ये हीरा है भाई ऑप्शन में हिसाब से। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो जो मिल जाए भौतिक परिवर्तन, जो ना मिले रासायनिक परिवर्तन, कहानी समझ सुने हैं ना आप लोग, तो बिल्कुल जो उबलता हुआ पानी क्या है भाई, ये भौतिक परिवर्तन है। बाकी प्रकाश संश्लेषण हो गया, बहुलीकरण हो गया, दहन हो गया, ये सब का सब रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट से क्या प्राप्त होता है? मोनाजाइट से, तो बिल्कुल बी हो जाएगा भाई, थोरियम। देखो मोनाजाइट या फिर मोनोजाइट एक रेडियो एक्टिव खनिज है जिससे थोरियम प्राप्त होता है, और कहाँ पे होगा? तो ये भारत के कौन से राज्य में? तो केरल हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में ये होता है ना। बहुत पूछता है, तो मोनोजाइट से थोरियम होता है। अगला प्रश्न है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन की परिघटना कहलाती है भैया, बता दो। तो बिल्कुल इसे टिंडन प्रभाव कहते हैं। रदरफोर्ड परिकिरणन प्रयोग में अल्फा कणों का स्रोत क्या था भाई? तो बिल्कुल ये हीलियम के नाभिक था, है ना, हमें बताने की जरूरत है। तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं? लो भाई, एटम कहते हैं, परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं या परमाणु कहते हैं। कहा कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक 10 तथा परमाणु भार क्या है भाई 20, तो उसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या निकाल दो। तो भाई मैं आपको बता दूँ, परमाणु क्रमांक जाहिर सी बात है किसी तत्व का, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ यार, ध्यान रखना, बहुत आसान क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक कितना है? 10 है, और परमाणु भार जो है, परमाणु क्रमांक बोले चाहे परमाणु संख्या बोले, 10 है ये, ठीक है। परमाणु भार 20 है। देखो आपको पता होना चाहिए, कितने लोग बता सकते हैं न्यूट्रॉन की संख्या? तो भाई आपको मैं एक चीज़ पढ़ाया था कि परमाणु क्रमांक जो होता है ना, ये प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है और इलेक्ट्रॉन संख्या के बराबर होता है। बहुत कायदे से मैं ये सब करवा चुका हूँ। देखो ये परमाणु जो संख्या है, परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, तो प्रोटॉन की संख्या के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ फिर से, आप देखो, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, परमाणु संख्या बोले या क्रमांक बोले, किसके बराबर में होता है फ्रेंड्स? तो प्रोटॉन्स की संख्या के बराबर में होता है ना, प्रोटॉन संख्या के बराबर, और इसके बराबर ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। उदासीन इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पूछा है, तो कोई बात नहीं, न्यूट्रॉन भी निकल जाएगा। तो देखो ये परमाणु संख्या कितना है किसी तत्व का, देख लो, करेक्ट। परमाणु क्रमांक यहाँ पे 10 है, तो ये 10 है, तो प्रोटॉन संख्या भी 10 हो जाएगा, प्रोटॉन संख्या 10 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन संख्या, उदासीन न्यूट्रॉन की संख्या भी जो प्रोटॉन की संख्या होता है वही होता है, तो ये भी 10 हो जाएगा, है ना, बहुत आसान। तो ये हो जाएगा। अरे भाई कुछ नहीं है, आप घटा भी सकते हो। ये सारे तरीके बहुत कायदे से पहले वाले टेस्ट में भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे और डिटेल में मैं चर्चा नहीं करूँगा। आगे बढ़ जाते हैं। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है कि इसमें जो है यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे एक एलिमेंट है ना, यूरेनियम कितना है? ये परमाणु क्रमांक है, ये परमाणु क्रमांक कितना है भाई? 92 है। परमाणु भार जो है 238 है। तो परमाणु होते हैं इसमें, तो मैंने आपको बोला ना, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या होगा। तो प्रोटॉन की संख्या यहाँ पे लिख लो भाई, प्रोटॉन की संख्या क्या हो जाएगा? तो 92 ही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, उदासीन इलेक्ट्रॉन की संख्या भी यही हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, तो ये भी 92 हो जाएगा। अब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो भार में से परमाणु क्रमांक निकाल दो, तो कितना होगा भाई? 238 में से 92 माइनस कर दीजिए, तो कितना बच के आ जाएगा? तो 146। देखो 6 इधर से 5 लो, 13 में से 9 गया, तो 9 4 13, 1 बचा 146। ये क्या हो जाएगा? तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगा यहाँ पे 146। यही तो पूछा था यार। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। देखो 92 प्रोटॉन संख्या, 46 न्यूट्रॉन संख्या, और 100 नहीं, ये नहीं होगा भाई, इलेक्ट्रॉन संख्या भी 92 ही होगा। देखो ये हो जाएगा, है। देखो प्रोटॉन संख्या 92, बिल्कुल 92, और न्यूट्रॉन संख्या 146 लिखना है यहाँ पे, 146 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन भी 146, मतलब बी हो जाएगा। बहुत आसान था। मैं बहुत कायदे से बाकी वाला जो टेस्ट दिया था ना इससे पहले वाला, उसमें बड़ी अच्छा से करवाया हूँ, इसलिए भाई फास्ट में करवा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन वीडियो बड़ा हो जाता था, आप लोगों का डिमांड रहता है वीडियो थोड़ा सा छोटा बनाइए। समस्थानिक के रासायनिक गुण समान होते हैं क्योंकि उनके क्या होता है भाई? तो आप कहेंगे परमाणु क्रमांक समान होता है समस्थानिक में। तो परमाणु क्रमांक समान किस में है भैया? डी हो जाएगा।
आदर्श गैस के संबंध में समतापीय परिवर्तन में उसकी ऊर्जा क्या होगा भाई? डी होगा, स्थिर रहती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। किसी उपकरण के उपयोग में किसी तरल पदार्थ के विशिष्ट घनत्व को मापा जाता है, तो बिल्कुल बी हो जाएगा, हाइड्रोमीटर में। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश नहीं है भैया? अदिश नहीं है। तो अदिश राशि किसे कहेंगे? वे भौतिक राशि जिनमें केवल परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसमें दिशा नहीं होता है, अदिश कहलाता है। सदिश में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। तो अदिश में जैसे द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, सबका सब मैं ट्रिक रटवा दिया हूँ। और सदिश में उसका जो सेंस है ज़्यादातर वह है वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या है? सदिश है। तो आप आंसर निकाल लो और उसी तरह का क्वेश्चन भी रहता है। तो बी हो जाएगा, विस्थापन। विस्थापन क्या है? सदिश राशि है। भार का ऐसा मात्रा क्या है भैया? तो भार का ऐसा न्यूटन। गति के नियम को प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था। अगला प्रश्न है, आकाश में उड़ते पक्षी होते हैं भाई, इसे काट लो, ठीक है ना। 88 नहीं होगा, उल्टा कर दिया है बच्चा, कोई बात नहीं, ये 88 नहीं। तो वो आकाश में उड़ते पक्षी में होते हैं, क्या होगा? तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। गति और स्थिति दोनों कंडीशन में होता है। किधर है भाई? उसमें गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों होगा, तो आंसर क्या होगा? ये। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो करें। कोई वस्तु यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, तो यदि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। और यह कथन किसका है? तो भैया न्यूटन के गति के प्रथम नियम का है, ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होता है? बहुत पूछता है मेरे भाई, है ना। तो कितने लोग बता सकते हो इसका आंसर? बिल्कुल सी होगा, लगभग 36,000 किलोमीटर दूर रहता है। अगला प्रश्न है, यदि वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होता है तो वस्तु क्या होगा? जाहिर सी बात है, पानी में डूब जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, पहाड़ों पर पानी कब उबलता है? तो जाहिर सी बात है, समुद्र तल से कम ताप पर, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकतांत्रिक संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं है? तो उसमें राज्य प्रमुख का नाम नहीं होगा, ऑप्शन में ही आपको दिख रहा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना से संबंध नहीं रखता है? ठीक है, तो बिल्कुल देखो, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया, जो कि बिल्कुल ये गलत है। प्रस्तावना में अभी तक 1 बार भी संशोधन हुआ ही नहीं, ये बोला है कि 2 बार किया गया है, तो गलत। बाकी ये सब सही है। अगला प्रश्न है, संघवाद का अर्थ है? तो भैया संघ और राज्यों के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण ही क्या है, इसका अर्थ होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो बिल्कुल ये आर्टिकल 275। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो कौन सा है, कौन सा आर्टिकल? तो अनुच्छेद 26 है, आर्टिकल 26। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को जो है स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? देखो ये फंडामेंटल राइट आपने पढ़ा है, तो अनुच्छेद 30 का 1 में। रूस में जो है ड्यूमा क्या है भाई? रूस का मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ वहाँ का संसद है ना, रूस का संसद ड्यूमा है। संसद की घनपूर्ति निश्चित है भाई, बताओ। तो बिल्कुल इसमें सदन के सदस्यों का 10वां भाग, ठीक है, आंसर ए। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, किसको देता है भाई? तो राष्ट्रपति को देता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है ज़्यादा से ज़्यादा? बहुत पूछता है, तो 14 दिन, उससे ज़्यादा नहीं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पद्धति का उल्लेख करता है? बताइए। बिल्कुल सी हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने 100 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन बनाया? और बाबू इसका एक्सप्लेनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो मैं डिटेल में लिख दिया, ठीक है ना। यहाँ पे इतने अच्छे से आप लोगों के लिए किया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन कर लेना, माइंड में सारी चीज़ें फिट हो जाएगा, देखते जाओगे माइंड में सेट होते जाएगा। तो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा सभी लोग, और मैं वीडियो के थ्रू तो करवा ही देता हूँ, लेकिन आपको प्रिंट आउट करवा के खुद से भी इसे मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लेना। बस देखते हैं कि इस बार कैसे रुकता है दरोगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए, ऑलरेडी इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, तो वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। फ्रेंड्स मैं पुनः कर रहा हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।